हे गाइस, वेलकम टू एजुडे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे आप लोगों को वीडियो टाइटल देख पा रहा होगा कि हम करने वाले हैं सीरीज 2022 का जो आपका पहला वाला एग्जाम हुआ है उसके जीके का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, और हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कर रहे हैं। ठीक है ना, हर क्वेश्चन की जो टर्मिनोलॉजी है उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूपीएससी के पेपर्स में जो होते हैं कई बार क्वेश्चन रिपीटिव हो जाते हैं और मोस्टली क्या होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके आने वाले एग्जाम्स में। ओके, सो कल हम इससे पहले वाली वीडियो में हम अप्रोक्सीमेटली 16 क्वेश्चन तक आई थिंक कर चुके थे। अब 17 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ओके, तो आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि जो प्लांट प्रिपेयर है, जो प्रिपेयर करता है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज को जो प्रिपेयर करता है वो कौन सी प्रोसेस से करता है? सभी को पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो ये तो मोस्ट कॉमनली आंसर हो गया, ये सभी आप लोगों को पता है। लेकिन इससे रिलेटेड हमें क्या जानना जरूरी है? जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस होती है वो आपको जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो डायरेक्टली कई बार आपसे पूछ लेता है। तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था और आपको इस समय बता रहा हूँ कि ऐसे कुछ भी पूछ सकता है कि कितने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के चाहिए होते हैं, या फिर कितने ऑक्सीजन, कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं, तो आपको ये इक्वेशन जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है ना, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ क्या वाटर, और जब जाके मिलता है आपका क्या ग्लूकोज, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है ना, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये आपके डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिसीजेस द डिसीजेस द डिसीज रिकेट्स, रिकेट्स के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है ना। डेवलप इन चिल्ड्रन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, किस डेफिशिएंसी के रिकेट डेवलप होते हैं चिल्ड्रन में? ठीक है, चिल्ड्रन में कौन से? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी से हो जाती है रिकेट्स बच्चों में। तो हमने ये तो देखा कि विटामिन डी होती है, ठीक है। तो अच्छा, विटामिन डी का नाम क्या होता है? अगर मैं विटामिन डी का नाम पूछूं तो विटामिन डी का नाम क्या होता है? ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं हम कैल्सिफेरॉल। ठीक है, कैल्सिफेरॉल इसका क्या है, नाम है। ठीक है, और कैल्सिफेरॉल करता क्या है? आपने कभी सुना होगा कि जो विटामिन डी है वो आपकी क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। एक्चुअल में विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत नहीं करता है, ये क्या करता है, आपके विटामिन डी जो है, ठीक है, वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कर देता है ना। क्या करता है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है, किसका, कैल्शियम का। और कैल्शियम आपका हड्डियों में करता है मजबूत, ठीक है ना। तो विटामिन डी जो है वो आपका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है कैल्शियम का, ठीक है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की क्या करता है, क्वांटिटी को बढ़ा देता है, जिससे क्या होती है, आपकी हड्डियां मजबूत होती है। विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सिफेरॉल। इसको आपको जरूर याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और बेसिकली ये दो, अगर इसकी कमी हो जाए आपकी बॉडी में तो बेसिकली दो बीमारियां होती हैं, ठीक है ना। आपकी जो चिल्ड्रंस बच्चे रहते हैं, ठीक है ना, चाइल्ड जो रहते हैं उनमें होती है रिकेट्स, और इसी बीमारी को अगर ये बड़े में हो जाए, ठीक है, अडल्ट में हो जाए, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमेलासिया। ठीक है, ऑस्टियोमेलासिया, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो विटामिन डी से आपकी क्या होती है, दो बीमारी, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलासिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, विटामिन सी, विटामिन सी का नाम क्या है, विटामिन सी को क्या बोलते हैं आप? ठीक है ना, कई बार डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई इसको क्या बोलते हैं, तो ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ना, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, विटामिन ए को क्या कहा जाता है? तो विटामिन ए को बोला जाता है आपका रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। देखो कई बार आपने सुना होगा ना, एक कैरोटीन भी सुना होगा, कैरोटीन, ठीक है ना। देखो कैरोटीन जो होता है ना वो बाद में रेटिनॉल में कन्वर्ट होता था। कई बार आपसे कैरोटीन को भी विटामिन ए की ही फॉर्म में माना जाता है। एक्चुअली मैं जो पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ, जो कैरोटीन होता है बाद में रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे आपको कैरोटीन कैरोटीन में ए, विटामिन ए के उसमें मिलेगा कैरोटीन, लेकिन जो कैरोटीन होता है बाद में रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम रेटिनॉल ही इसका असली नाम है। मगर कई बार आपको कैरोटीन में भी ए मिल जाएगा। अगर कहीं पेपर में आपको लिखा है कि इनमें से किसमें विटामिन ए है, विटामिन ए का नाम क्या है, तो अगर वहाँ पे कैरोटीन लिखा है, रेटिनॉल नहीं लिखा, तो आप कैरोटीन पर टिक मारेंगे, ठीक है ना। अब विटामिन बी का नाम क्या है? देखो अगर सिर्फ बी है, ठीक है ना, तो इसको हम फॉलिक एसिड बोल लेते हैं, ठीक है, फॉलिक एसिड। लेकिन ये आपसे पता होगा कि B1, B2, B3 इन सब के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हम बोलते हैं उसे हम फॉलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना।
अच्छा, एस्कॉर्बिक एसिड जो आपका सी होता है, इससे आपको सबसे कॉमन चीज आपको पता होगी, इससे जो बीमारी होती है वो स्कर्वी, है ना। और फॉलिक एसिड आपने सुनी होगी, बेरी बेरी, ठीक है। तो अगर जो B1 होता है, बी ऐसे हम बी को बोलते हैं फॉलिक एसिड, अगर B1 होता है इसका नाम होता है थाइमिन, ठीक है। क्या होती है? थाइमाइन। और इससे होती है आपको बेरी बेरी की बीमारी, बेरी बेरी, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है ये ब्लड वेसल दिए हैं, आपको क्या करना है, इन चीजों को मिलाना है आपस में, ठीक है। प्लुमिनरी आर्टरी, कैपिलरीज, कोनरी आर्टरी और प्लुमिनरी वेन। तो आपने देखो मोस्ट कॉमनली सुना होगा प्लुमिनरी आर्टरी, ठीक है, प्लुमिनरी आर्टरी। भाई देखो, आपको पता है जो आर्टरी होती है वो क्या करती है, आपको पता है जैसे जो आर्टरीज होती है हमारी, ठीक है ना, वो क्या करती है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आती है आपकी बॉडी में। जो ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आपकी बॉडी में, वो कौन करती है, आर्टरी। और जो डीऑक्सीजनेटेड करती है वेन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जब हम प्रिलिमिनरी आर्टरी के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है ये ले जाती है लंग्स में, ठीक है। और जो प्लुमिनरी क्या होती है, प्लुमिनरी वेन्स जो होती हैं, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का फंक्शन उल्टा होता है। प्लुमिनरी जो वेन होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है जो, ठीक है ना। ऑक्सीजनेटेड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग्स से लेकर आती है किसके लिए, हार्ट में, ठीक है। इस बात को याद रखना। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है हार्ट से लंग्स की तरफ कौन लेता है, प्राइमरी आर्टरी। और जबकि ब्लड लेके आती है लंग्स टू हार्ट। तो प्लुमिनरी आर्टरी क्या करेंगे, कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग्स टू हार्ट तो नहीं करती, ये क्या करती हैं, कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ठीक है। ये जो प्लुमिनरी आर्टरी होती है। और प्लुमिनरी वेन क्या हो गई, तो डी का क्या हो जाएगा, डी का 1 और ए का 4। तो देखो यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो कट हो गई, ठीक है, ठीक है। ये दोनों आपके ऑप्शन कट हो गए। अब या तो पहला ऑप्शन सही है या दूसरा ऑप्शन सही है, बस हमको एक पता चल जाए हमारा काम हो जाएगा। तो कॉर्नरी आर्टरी क्या होती है दोस्तों, कॉर्नरी आर्टरीज क्या होती हैं, जो क्या करती हैं, जो हार्ट के जो मसल होते हैं। अब देखो भाई, पूरी बॉडी, जो पूरा बॉडी पार्ट है आपका, ठीक है ना, बॉडी पार्ट है। तो आप बोलोगे पूरे बॉडी पार्ट में तो उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए भाई काम करने के लिए। लेकिन हार्ट को भी तो चाहिए, हार्ट हार्ट ऐसा थोड़ी है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेगा, वो भी तो लेगा। तो जो हार्ट जो होगा उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने का काम कौन करती है, इसका नाम है कॉर्नरी आर्टरी। तो बी, सी का क्या हो जाएगा, 2। तो सी का क्या हो जाएगा, 2। और सी का 2 हो गया तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। होप सो आपको मेरी बात समझ आई होंगी। और मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ पिक्चर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये रही आपकी प्लुमिनरी आर्टरी। प्लुमिनरी आर्टरी से क्या हो रहा है आपके, ये जो ब्लड है, देखो ये ब्लड, ये वाला ब्लड, ठीक है ना, ये वाला जो ब्लड है, ये ब्लड यहाँ से बाहर आ रहा है और ये किसकी तरफ जाएगा, फिर आपके लंग्स की तरफ जाएगा, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है ना। ये जो अंदर की तरफ आ रहा है ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है, और जो बाहर की तरफ जा रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे से ये आपके क्या चल जाएगा, हार्ट लंग्स की तरफ चल जाएगा। अब यहाँ पे ये रही प्लुमिनरी वेन आपकी, ठीक है। प्लुमिनरी वेन से क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है। अंदर मतलब क्या हो गया, ये आपके क्या, ये आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड जो प्लुमिनरी वेन लेके आ रही है आपके लंग्स से, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और तीसरे आगे आपकी कोनरी आर्टरीज क्या होती हैं, तो ये सॉरी, कोनरी आर्टरी था या कोनरी क्या था, हाँ कोनरी आर्टरीज है ना। तो आर्टरीज क्या होगी, ऑक्सीनेटेड ब्लड को वो करेंगी। तो ये रही आपकी कोनरी आर्टरी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ कोनरी आर्टरीज और लेफ्ट कोनरी आर्टरीज, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, बेसिकली नर्व्स होती हैं, छोटी 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 नर्व्स बनी हुई हैं। कोनरी आर्टरी आप देख पा रहे होंगे, कोनरी आर्टरी जो नसें बनी हुई हैं छोटी 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 छोटी, ठीक है ना, पतली पतली। ये क्या करती हैं, हार्ट को पूरे ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है ना। हार्ट में ही क्या करती हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करती है। तो ये होती है आपकी कोनरी आर्टरीज, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20th क्वेश्चन, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस से रिलेटेड है। तो ग्रीन हाउस, आपने ग्रीन हाउस के बारे में सुना होगा कि ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस क्या होता है कि जहाँ पे छोटे ठंडे ठंडे प्लेसेस रहते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया जा सकता। आप सपोज कोई हिमाचल प्रदेश के किसी गांव में रहता है, ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जी वगैरह होंगी वो उगाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है,
टेम्परेचर उतना मिल नहीं पाता जिससे क्या हो वहाँ पे सब्जियां वगैरह उग सके। तो क्या करते हैं वहाँ पे अपने छोटे छोटे ग्रीन हाउस सुने होंगे कि वहाँ पे ग्रीन हाउस करते हैं। तो ये ग्रीन हाउस करते क्या है, ये ग्रीन हाउस क्या करते हैं कि जब कोई रेडिएशन यहाँ से आती है, ठीक है ना, ये रेडिएशन क्या करती है, आती है, तो ये छोटी जो स्मॉल शॉर्टर वेवलेंथ रहती है ना उनको तो शोर करती है, लेकिन लॉन्ग वेव्स को क्या निकाल देती है, बाहर निकाल देती है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है, और टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है, जिससे क्या हो जहाँ पे सब्जी वगैरह उगाई जा सकती हैं, ठीक है ना। तो ये ग्रीन हाउस होता है। और यही ग्रीन हाउस आपने सुना होगा ग्रीन हाउस गैसेस, तो ग्रीन हाउस से ही ग्रीन हाउस गैसेस आई हैं, ठीक है ना। अर्थ में आप देखो, अर्थ में क्या है, अर्थ में जो हमारी अर्थ है इसमें क्या करती हैं, जो गैसेस होती है ना वो एक तरह का क्या बना देती हैं, मतलब पूरा कवर अप कर लेती हैं, वो गहरे वो भारी होती हैं, जो अर्थ की सरफेस से क्या होती है, ज्यादा ऊपर नहीं जाती है, क्या होता है अर्थ की सरफेस पे क्या बनाती है, रूम टाइप का बना देती है, समझे, ठीक है ना। तो रूम टाइप का, जिससे क्या होती है कि जो सन की जो वेव्स हैं, ठीक है ना, वो अंदर तो आ जाती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, इस इन जो गैसेज हैं, हैवी गैसेज हैं, वो क्या होती हैं, उससे बाहर नहीं जा पाती हैं, ठीक है ना। उससे बाहर नहीं आती, जिससे क्या होता है जो अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता रहता है। तभी हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस आप समझ गए, जो गैसेज अर्थ के उससे आती है तो उसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। जैसे आपने बोलूंगा मीथेन, CH4, ठीक है ना। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस, अब इसमें अब आप समझ गए ग्रीन हाउस कॉन्सेप्ट, गैसेस का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो इसमें से आप देखते हैं कि अब ये बोल क्या रहा है, ठीक है ना। तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसने बोला कि कौन सा सही है इन चारों स्टेटमेंट्स में से, कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो चलो देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ये, ठीक है ना। द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन, जो शॉर्टर वेवलेंथ जो होती हैं, अब आपको पता होगा ना, शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन, जो इंफ्रारेड रेडिएशन आती हैं आपके सन से, कैन एंटर इनटू द ग्रीन हाउस, मतलब जो ग्रीन हाउस है आपके उसमें एंटर करती हैं। वाइल लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड, भाई अर्थ की जो अपनी गर्मी होती है फ्रॉम द ग्राउंड, एंड द प्लांट्स इनसाइड द ग्रीन हाउस कैन नॉट पास बैक थ्रू आउट द ग्लासेस से नहीं जा सकती हैं। द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन एंटर इनटू द ग्रीन हाउस, एंड द लॉन्गर वेव इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड एंड द प्लांट इनसाइड द ग्रीन हाउस कैन आल्सो, भाई देखो ये क्या बोल रहा है कि जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन एंटर इनटू द ग्रीन हाउस, ठीक है, यहाँ पे तक एंटर कर सकती है, ठीक है। एंड द लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेडिएशन जो वो है, ठीक है ना, ग्राउंड एंड द प्लांट इनसाइड द ग्रीन हाउस कैन ऑल्सो पास बैक आउट थ्रू द ग्लास। भाई पास बैक नहीं हो सकती है, यहाँ पे एंड की कंडीशन की मतलब दोनों के दोनों मतलब पास हो जाएंगे, तो पास हो जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर रिटेन नहीं कर पाएगा। तो दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या देता है, शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन नॉट एंटर, अब ये एंटर ही नहीं कर पाएगा, तो भाई टेम्परेचर मेंटेन कैसा होगा, ये पहली गलत हो जाएगा, ठीक है। नो इंफ्रारेड कैन पास थ्रू द ग्लास ऑफ द ग्रीन हाउस, गलत, पास करता है लेकिन बाहर नहीं आता। तो ऑप्शन 1 इज लास्ट थिंग यहाँ पे बच रहा है, दोबारा से पढ़ लेते हैं। शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन एंटर इनटू द ग्रीन हाउस व्हाइल द लॉन्गर वेव, जबकि क्या होता है कि जो लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है ना, फ्रॉम द ग्राउंड, वो भी क्या करती हैं, एंटर कर लेती हैं। एंड द प्लांट इनसाइड द ग्रीन हाउस कैन नॉट पास बैक थ्रू द ग्लास, पास बैक नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर रिटेन होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर इज हियर। अब देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं, देखो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, इस फिगर में आ जाओ थोड़ा सा, ये आपका सन है, सन ने क्या किया, एंट्रा, वो जो ग्रीन हाउस गैसेस में क्या होती है, सन की इंफ्रारेड रेडिएशन आई, ठीक है। अब क्या हुआ, दूसरा स्टेप में क्या हुआ, सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट एंड द ग्रीन हाउस इटसेल्फ, ठीक है। तो जो प्लांट थे और ग्रीन हाउस ने क्या किया, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ की जो एयर थी वगैरह वगैरह गर्म होने लग गई, प्लांट ने भी क्या कर दिया, सनलाइट को ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, अब धीरे धीरे इस प्रोसेस में क्या होगा, जो थर्ड जो होगी ना, जो लाइट होगी, जब प्लांट क्या करेंगे, इससे सनलाइट से वो करेंगे तो धीरे धीरे एयर गर्म होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइट एनर्जी जो होगी दोस्तों, वो किस में कन्वर्ट करोगी, होगी हीट में कन्वर्ट होती रहेगी, ठीक है ना, अंदर अंदर हीट में करोगी। अब क्या होगा, जो यहाँ पे लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन थ्रू द ग्लास ऑफ द एटमोस्फेयर, जो लॉन्ग वेवलेंथ होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बाहर की तरफ निकल जाती हैं, बाकी जो शॉर्ट होती है वो इनसाइड जो एयर गर्म होती है वो अंदर ही रुक जाती है, ठीक है ना। थोड़ा सा और देख पाएंगे, ये आपकी ये अर्थ से रिलेटेड है, ठीक है ना, कि अर्थ में किस तरह से काम होता है, आप लोग देख सकते हैं ये, ठीक है ना।
ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा किस तरह से काम हो रहा है। अब बाकी थोड़ा सा क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा था ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैसेस आपको मेनली याद रखनी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है ना, मेन कंपोनेंट मीथेन CH4, ठीक है, हेलो कार्बन्स। ओजोन भी क्या है आपका एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना, ओजोन भी क्या है आपका एक ग्रीन हाउस गैस है, कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है और आपको ध्यान रखना है। और दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या है आपका ग्रीन हाउस गैसेस है। तो मोस्टली आपको ये वाली बात भाई जरूर याद रखनी है, ओजोन, नाइट्रोक्सन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हेलो कार्बन आपके ग्रीन हाउस गैसेस के मेन कंपोनेंट्स हैं। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट वेग 9 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। भाई आपको पता है कि जो वेट होता है ना, वेट जो वेट है वो क्या है, एक काइंड ऑफ फोर्स होती है, ठीक है, फोर्स होती है, दैट इज मास इनटू ग्रेविटी, है ना, मास इनटू द ग्रेविटी आपका क्या होती है, हाँ वेट है, जैसे हम बोलते हैं ना F=ma, तो वही हो गया यहाँ पे, जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो मास पे वेट लग रहा है वही आपका वेट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई चीज वेट है वो 9 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, ठीक है, 9 न्यूटन लगा रही है भाई। ओके, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन द मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9 टाइम्स। यहाँ पे जी क्या खुद एक एक्सेलरेशन होता है जी, है ना, यहाँ पे ma की जगह तो जी लगा दिया, अब बोलो कि जो जी है वो 9 टाइम्स है भाई, तो मैंने कहा ठीक है 9 टाइम्स है, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ mg है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो जाएगा ये 9 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, जो वेट होगा भाई वो 9 टाइम्स बन जाएगा ना, Nw हो जाएगा, तो वेट वुड बी 9 टाइम्स, ठीक है। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। जब ग्रेविटी जो है भाई अर्थ की जो ग्रेविटी है GE लिख देता हूँ, ठीक है ना, जो GE का 9 टाइम्स, GE का मतलब अर्थ की ग्रेविटी के 9 टाइम्स है, जो कहीं और पे जो एक्सेलरेशन है डी जैस मान लेते हैं, ठीक है। तो W जो होगा नया W डैश मान लेते हैं, तो वो बोल रहा है क्या हो जाएगा मास इंटू जी डैश, मास तो चेंज नहीं हुआ, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा W, तो आपने कहा G को क्या लिखेंगे 9 इंटू जी, तो M डैश को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू GE, ठीक है। तो W डैश इज इक्वल टू यहाँ पे 9 न्यूटन की फोर्स लग रही थी, तो ये क्या हो जाएगा W, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 9W, मतलब 9 टाइम्स हो जाएगा वेट। होप सो आपको मेरी बात समझ ही आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स ड्यू टू। भाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस कारण होता है, तो ये आपके रिफ्रैक्शन के कारण होता है कि आपका एटमॉस्फेरिक में क्या होता है रिफ्रैक्शन जो होता है। आपको पता है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें 4 लेयर अप्रोक्सीमेटली कितनी लेयर है 4 लेयर है, ठीक है ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर, ठीक है ना, चारों लेयर हो गई आपकी। अब इन चारों लेयर की जो डेंसिटी है दोस्तों, डेंसिटी क्या है अलग अलग। अब जब कभी भी डेंसिटी अलग अलग होगी तो जो भी लाइट आएगी वो धीरे धीरे क्या होगी डेंसिटी के कारण मुड़ेगी, और मुड़ेगी तो जब आप खड़े होंगे है ना तो आपकी नजर में आएगा, भले आपको ये सीधा दिखाई देगा कि तारा यहीं पे है, लेकिन ये आपका तारा वहां पे नहीं है। तो ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स इज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, तो इस आंसर इज सी। वैसे बेस मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आप सब लोगों को पता ही होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले आप थोड़ा सा ये देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये है आपकी, देखो जो ये लाइट है, ये स्टार से लाइट आई है आपके एटमॉस्फेयर में घुसी, फिर डेंसिटी चेंज हुई, डेंसिटी चेंज हुई, डेंसिटी जैसे जैसे डेंसिटी चेंज होते होते आपका क्या अर्थ में पहुंची, आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको लगेगा कि जो तारा है वो चमक रहा है, बट तारा चमक नहीं होता, वो क्या होता है अपनी जो पाथ है उसका पाथ के कारण चेंज होकर उसकी जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो हो रहा है, जिससे आप हमको लगता है कि जो तारा है वो चमक रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देते हैं, फिर से कॉन्वेक्स लेंस आ गया है। देखो कॉन्वेक्स लेंस हमने शुरू में ही किया था, ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एफ मुझे दी हुई है कितनी 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी एन ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट में प्लेस किया जाए इन द फ्रंट ऑफ द लेंस टू गेट अ रियल इमेज। ओके ठीक है, रीमेल ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई सेम साइज कब बनती है, सेम साइज जब बनती है जब आप क्या कर दोगे उसे, आप उसे किस में रख दो सेंटर ऑफ कर्वेचर में रख दो भाई, ठीक है ना। तो ये आपके लिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैरेलल चाई ये आपकी फोकस में बनती है, आपने क्या किया पीछे रखा तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे बनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटी अगर आपने इसे क्या कहते हैं 2f में रखा या सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा तो ये हमेशा 2f में ही बनेगी, और इसने बोला क्या बना है यहाँ पे ये बनी, ठीक है ना। तीसरी चीज अगर आप बीच में रखेंगे तो बाहर जाएगी, इनलार्ज बनती है, ये सेम साइज की बनती है इस वाली कंडीशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर में।
ये आपने फोकस में रखा तो ये पहले इन्फिनिटी में जाके बनेगी, ठीक है ना। अगर आपने उसे फोकस से आगे रखा तो ये वर्चुअल बन जाएगी। तो इस तरह की आप लोग देख भी सकते हो। इन्फिनिटी भी देखेंगे तो F2 पे बनेगी। F2 आप समझिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। रियल और इन्वर्टेड बनेगी, डिमिनिश बनेगी, छोटी बनेगी। बियॉन्ड F1 रखोगे, एट एफ मैं सीधे एट F2 पे रखूंगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, एट F2 पे बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज बनेगी। एक ही कंडीशन में बनती है सेम साइज, वो है आपकी कहाँ पे, C2 पे, ठीक है ना। यह सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे कौन सी कहाँ पे बनेगी इमेज बता दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, जो फोकल लेंथ उसमें, सॉरी फोकल लेंथ पे है ना, सॉरी ओ सॉरी 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 फोकल लेंथ उसकी F20 है। तो अगर उसकी फोकल लेंथ क्या है, ये लेंस है आपका सपोज, ठीक है ना। उसकी फोकल लेंथ यहाँ से आपने यहाँ बोला 15 सेंटीमीटर, तो C2 पे कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। 30 पे है तो इमेज भी 30 पे बनेगी। तो अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, जिससे क्या हो, रियल इमेज मिले, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपने ऑब्जेक्ट किया तो रियल इमेज का क्या हो जाएगा, मैंने शुरू में ही आपको बताया था, आगे देख लो। चलो चलते हैं वापस, आपको शुरू का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं। देखो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर आपको क्या करना है, रियल इमेज बनाना है तो वी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। वी शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो अब चलते हैं इधर वापस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। तो ये क्या बन रही है, रियल इमेज बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हमें वो करना है। अच्छा थोड़ा सा ये आप उसमें भी देख लीजिए, कनकेव लेंस का भी ये भी आपको याद होनी चाहिए। इन्फिनिटी पे रखेंगे, ठीक है ना, तो कहाँ पे बनेगी इमेज, लोकेशन कहाँ पे बनेगी, F2 पे बनेगी, ठीक है ना। और कैसी रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, जो मैंने आपको कहा भी था कि कनकेव लेंस में हमेशा इमेज का नेचर कैसे होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है ना, वर्चुअल और वर्चुअल, ठीक है। ये हाईली डिमिनिश्ड होगी और डिमिनिश होगी बियॉन्ड इन्फिनिटी एंड जीरो। इन्फिनिटी और जीरो के बीच में कहीं भी रखेंगे तो वो बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, ठीक है। और कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज इस साइड बनेगी, ठीक है, जहां ऑब्जेक्ट रहेगी वहीं आपकी ये बन रही है, वो वर्चुअल बन गई। बाकी जो इधर बनेंगे वो सारी की सारी क्या होंगे, रियल होंगे, ओके। जैसे इसमें देख लीजिए, ठीक है। जहां ये देखो, जो ये वाली देखो, आप देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या है, इस वाली कंडीशन में यहाँ पे ये इमेजनरी बन रही है, ठीक है ना, इमेजनरी सॉरी वर्चुअल बन रही है, ठीक है ना, वर्चुअल, ठीक है। इस बात को होप सो आपको समझ आ गई होगी। बाकी आप पूरी इसमें देखिए, जब बिटवीन F4 का तो यहाँ पे बनी वर्चुअल एंड इरेक्ट, रेस्ट ऑफ द इमेजेस जो बनी है वो रियल 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 एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। होप सो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 24। वट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट बायोगैस। बायोगैस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, साइंस एंड के पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन गैस, CH4 का जो मीथेन गैस है, ये बिल्कुल ट्रू है कि जो बायोगैस है उसका जो मेन कंपोनेंट होता है भाई वो मीथेन गैस होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, उसने बोला कौन सा करेक्ट नहीं है। इट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये गलत है भाई, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जितनी बार बार आप उसको बना सकते हो। इट इज अ फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ काउ डंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के कारण में डिकम्पोजिशन कराया जाता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ट्रू है। इट बर्न विदाउट स्मोक एंड लीव नो रेसिड्यू, ये बिल्कुल ट्रू है, इसलिए ही इसको बोलते हैं कि ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और क्या है, इन्वायरमेंट के लिए भी सही है, ठीक है ना, हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही है, क्योंकि स्मोक नहीं और कोई रेसिड्यू छोड़ती है। तो आंसर हो जाएगा बी, ये करेक्ट नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं है, तो ये, बाकी तो तीनों के तीनों सही थे। थोड़ा सा बायोगैस के बारे में भी देख लेते हैं हम। इस बायोगैस में आप देख लेंगे ये क्या करती है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, एनोरेबिक, ये देखो, ब्रेक डाउन इन एन एनोरेबिक इन्वायरमेंट। एनोरेबिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि बिना, विदाउट ऑक्सीजन, भाई डायरेक्टली आपसे पूछा है ऐसा जो बायोगैस का जो है क्वेश्चन, वो डायरेक्टली ये पूछ सकता है कि कैसे टाइप ऑफ उसमें कराया जाता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कराया जाता है, एरोबिक एनवायरनमेंट में कराया जाता है, या एनारोबिक एनवायरनमेंट में कराया जाता है, किस टाइप के एनवायरनमेंट में कराया जा सकता है आपको पता होना चाहिए। तो ये एनारोबिक एनवायरनमेंट में कहता है विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, ब्लेंड ऑफ गैसेज होता है, प्राइमरीली मीथेन, जो इसकी मेन कंपोनेंट है वो मीथेन की कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, इज रिलीज्ड। कई बार आपसे पूछ लेता है कि बायोगैस में CH4 के साथ और क्या लेता है, CO2 रिलीज होता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना। और इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि आप जितनी बार इसको मतलब खत्म नहीं होगी, आप गाय का गोबर से इसको बार बार बना सकते हैं, ठीक है ना।
इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इससे फ्यूल सेल, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी, वर्निकल फ्यूल, इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एक तो कौन कौन से मेन कंपोनेंट है, CH4 CO2 रिलीज होते हैं। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है, एनारोबिक, ठीक है। एनारोबिक उसमें किया जाता है, एनवायरमेंट में इसको क्या करता है, कंसिडर करवाया जाता है, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल यूज्ड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टोमक, ठीक है। ह्यूमन स्टोमक में कौन सा एसिड, मिनरल एसिड फाउंड होता है, सभी को पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl यूज होता है, ठीक है ना, HCl यूज होता है। मेथोनिक एसिड हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था, एंट में पाया जाता है, एंट में पाया जाता है, जो उसका नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड भी इसको कहा जाता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड इसको कहा जाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी के क्या होते हैं, जहाँ होते हैं बाद में कन्वर्ट होता है, जिससे आपको क्या होता है, पेन, थकान वगैरह लगती है, ठीक है ना, ये भी होता है। लेकिन स्टोमक में कौन सा HCl होता है। अब HCl थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना, आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल आपको दे देता हूँ। मोस्ट कॉमन सवाल आपको लग रहा होगा। पहली चीज है कि जो आपका HCl जो प्रोड्यूस होता है वो कौन सी सेल प्रोड्यूस करती है, तो वो आपकी पेरिटियल सेल क्या करती है, ऑफ द स्टोमक क्या करती है, रिलीज करती है, ठीक है। पहली चीज, पेरिटियल सेल्स क्या है, कंटेन एन एक्सटेंसिव सिक्रेटरी नेटवर्क कॉल्ड, ओके। तो उसमें क्या होती है, कैनिकुलाई होती है आपकी, ठीक है। पेरिटियल सेल में क्या होती है, कैनिकुलाई होती है। कैनिकुलाई और पेरेंटियल सेल जो होती हैं, जो क्या करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है इसको सिक्रीट करती हैं आपकी किसमें, इनटू द ल्यूमेन ऑफ स्टोमक में, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा कई बार आपसे ये तो पूछ लेगा, HCl प्रोड्यूस जो होती है पेरिटियल सेल्स में होती है। अगर आप थोड़ा डिटेल पूछ लेगा तो जिसको हम क्या बोलते हैं, कैनिकुलाई बोलते हैं, ठीक है, कैनिकुलाई में हो सकते हैं। अब दो तीन चीजें आपको ध्यान रखना, गैस्ट्रिक, जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है ये इससे रिलेटेड होता है, ठीक है ना, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है, गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। डायरेक्टली पेपर में ये आपको पेरिटियल सेल मिल गया तो डायरेक्टली आप टिक कर देंगे पेरिटियल सेल में। अगर आपको पेरिटियल सेल नहीं मिलता है दोस्तों तो क्या मानना है, अगर आपको वहाँ पे दिख जाएगा गैरेस्ट्रिन ग्लैंड, तो आपको गैरेस्ट्रिन ग्लैंड का ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि HCl कौन प्रोड्यूस करता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर आपको पेरिटियल सेल मिल गया तो डायरेक्टली पेरिटियल देना है, या फिर कैनिकुलाई मिल गया तो कैनिकुलाई कर देना, ठीक है ना, इन बातों को ध्यान में रखना है। अगर पेरिटियल सेल या कैनिकुलाई नहीं मिलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। जो आपको बातें ध्यान में रखनी है, होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई। तो मोस्टली आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड मिल सकता है देखने के लिए, ठीक है ना, अदरवाइज पेरिटियल सेल मिलेगा। कैनिकुलाई बहुत रेयरली आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। प्रोड्यूस सिक्रेट द पेप्सिजन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो एसिड से पेप्सिन, प्रिकुसर तो पेप्सिन, ये सब चीज़ आप पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना है तो, ठीक है ना। और गैस्ट्रिन हार्मोन के बारे में नहीं, मैंने आपको पूरी डिटेल दी, आप चाहते हो स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं, जो काम की चीज़ थी वो मैंने बता दी। और बाकी अगर आपको देखना है तो ये रही आपकी यहाँ पे पेरिटियल सेल, ठीक है ना, और ये आपकी ये HCl प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके की आपकी है, ठीक है। और जो HCl से प्रोड्यूस करता है वो क्या होती है, हमारी बॉडी में म्यूकस होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूकोसियस सेल होते हैं जो क्या करती हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में क्या होता है दोस्तों, जो सॉरी हमारे यहाँ स्टोमक में होता है, जिससे क्या होता है, जब HCl प्रोड्यूस होता है तो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है उनको जलाता नहीं है, ठीक है ना, एक म्यूकस प्रोड्यूस कर दिया जाता है इसके पूरी मेम्ब्रेन के आसपास, ठीक है ना, ठीक है। पूरी मेम्ब्रेन के आसपास क्या होता है, एक म्यूकस की लेयर बन जाती है, जिससे क्या होता है, जो हमारी स्टोमक की लेयर होती है वो जलती नहीं है। तो ये बातें आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव लिटमस, लिटमस कौन से ऑर्गेनिज्म देता है, तो अब ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको लिटमस पेपर देती है, उसका नाम क्या है, लाइकन। और लाइकन एक और चीज होती है आपके S2 सल्फर डाइऑक्साइड के पॉली पॉल्यूशन से रिलेटेड भी, अगर ज़्यादा पॉल्यूशन होता है धीरे धीरे लाइकन क्या होती है वहाँ पे कम कम होती है, जिससे हमें पता चलता है कि SO2 का जो पॉल्यूशन है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, ठीक है ना। और यही आपको लिटमस पेपर भी देती हैं। ये दो बातें जरूर ध्यान में रख लेना, ठीक है। SO2 का सल्फर डाइऑक्साइड का इंडिकेटर किसे, पॉल्यूशन इंडिकेटर किसे कहा जाता है, लाइकन को आता है। अगर लाइकन वहाँ पे उस जगह पे कम हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पे SO2 की क्या होती है, मात्रा बढ़ रही है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ द एसिड रेन, भाई एसिड रेन की मेन जो रीजन है वो कौन कौन सी होती हैं, तो इसका सीधे सीधे सिंपल मैं आपको आंसर देता हूँ, आपको याद रखना है, द सॉल्यूशन ऑफ द सल्फर, ठीक है,
सल्फर ऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द रेन। ये आपका इसका डायरेक्टली आंसर है। जो आपकी एसिड रेन होती है, जो आपकी एसिड रेन जो होती है उसके लिए जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो सल्फर ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से होती हैं। पहली चीज थोड़ा सा डेफिनेशन आप लोगों के लिए कि एसिड रेन इज caused बाय केमिकल रिएक्शन दैट बिगिंस विद द कंपाउंड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड आर रिलीज इन द एयर। भाई देखो होता क्या है कि यहाँ से इवेपोरेशन हुई, इवेपोरेशन होने के कारण क्या होता है, जब धीरे धीरे करके आता है केमिकल फैक्टर में इनके पास क्या होते हैं SO2 या NO2 की जो रिलीज होती है वो एयर में रहती है। ठीक है, यहाँ एयर में क्या होगी SO2 और NO2 की होगी। तो इवेपोरेशन क्या करती है, जब इन बादलों से जो इनके यहाँ पे SO2 NO2 रहते हैं, इन बादलों से जब ये जो इवेपोरेशन होता है, ये जब इन बादलों से धीरे धीरे करके ठंडी होकर ऊपर जा रही होती हैं, तो ये करती हैं SO2 के कंपोनेंट और NO2 के कंपोनेंट क्या करती हैं, ऊपर ले आ जाती है। फिर जब इवेपोरेशन ऊपर जाके आसमान में जब धीरे धीरे ठंडी होती है और वाटर के फॉर्म ले लेते हैं, जो HO2 होता है वो NO2 और SO2 के साथ रिएक्ट करके H2SO4 और HNO3, ठीक है, एसिड क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं। ठीक है, HO3 और नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करती हैं, ये बनाती हैं, जो क्या होती हैं एसिड रेन के फॉर्म में नीचे आती हैं फिर। ठीक है, और नीचे आती हैं फिर क्या करती हैं, येलो कलर, ताजमहल का जो येलो कलर है, ठीक है, ताजमहल का जो येलो कलर है वो भी क्या है, इसी की देन है, एसिड रेन की। ठीक है ना, इन बातों को आप ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका आंसर, डिसॉल्यूशन ऑफ द सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द रेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 म्यूटेशन, म्यूटेशन इन वायरस को डू द चेंज। आपने सुना भी होगा म्यूटेशन, एक्समैन मूवी देखी होगी कि जो सेल्स हैं उनमें क्या हो गया, ह्यूमन के सेल्स में म्यूटेशन हो गया जिससे उनको कोई ना कोई वो होती है। आपको पता है जब म्यूटेशन होगी किस में चेंज होगी, डीएनए में। डीएनए में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा, और जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा तो तभी जाके म्यूटेशन पॉसिबल है। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये बता दिया है। अब म्यूटेशन ये वायरस से रिलेटेड है। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। अब म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन होता क्या है, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द जीन, है ना, ऑफ द हेरिडिटी। जो जीन है डीएनए के अंदर होता है जीन, तो जीन में क्या होता है, हेरिडिटी में जो चेंज हो जाएगा वो म्यूटेशन कहलाती है। जीन्स आर मेड अप डीएनए। जीन किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है। लॉन्ग मॉलिक्यूल कंपोज बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और ये आपकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंटल स्टेन है, इसमें आरएनए हो गया। द म्यूटेशन अकर व्हेन देयर इज अ चेंज इन द जेनेटिक मैटेरियल इधर डीएनए और आरएनए में जब चेंज होता है। ठीक है ना, तो क्या होगा, म्यूटेशन हुआ, अब जो पेरेंट होगा वो चेंज हो गया, चेंज इन आरएनए, फिर एक इसने अपनी शेप ले ली, इसने न्यू स्ट्रेन बना दिया, देखो। ठीक है, तो इस तरह की आपकी चेंज डीएनए और आरएनए में जब चेंज होता है तब आपकी म्यूटेशन पॉसिबल होती है। तो सीधे सीधे बेसिकली जेनेटिक मटेरियल का आंसर आ जाएगा मोस्ट कॉमनली। ईस्ट क्या होती है भाई, ईस्ट जो आप ब्रेड में मेकिंग करने के लिए बनाते हैं तो ईस्ट क्या होती है, एक टाइप की फंगस होती है। ठीक है, फंगस होती है एक टाइप की। ठीक है, इस बात को आप ध्यान के लिए मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइप। हाइप क्या होता है भाई, आपने अगर एनसीईआरटी की किताब में पढ़ेगी तो हाइट क्या होती है, एक थिन थ्रेड्स होती हैं किसमें, फॉर्म्ड बाय द मैनी फंगस। ठीक है, धीरे धीरे करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज आपने कभी अपने घर में एक टमाटर रखा होगा, देखो आप टमाटर को करो ना, कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी हवा में रख दो तो उसमें एक वाइट 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 बहुत छोटी छोटी वाइट वाइट आपकी ना एक रेशेदार बनने शुरू हो जाएंगे, ऐसे करके बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उनको कहते हैं हम क्या, हाइप। ये कहते हैं फंगस, फंगस की हाइप होती है ये बेसिकली। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होती हैं, ये देखिए। ठीक है, ये मशरूम है, मशरूम इज अ फंगी, और इसमें आपने ये देखे होंगे धीरे धीरे करके एक पूरी लाइन लगी होती है, ये अंडरग्राउंड हाइप है, जड़ें जिससे क्या करते हैं मिनरल्स वगैरह लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is the first urban settlement in the world to reach population in the 1 million की पॉपुलेशन सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो लंदन में हुई थी सबसे पहले औद्योगिक क्रांति, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कहाँ हुई थी, लंदन में ही आई थी, इंग्लैंड में। ठीक है, तो सबसे पहले उसे आता है कॉपन। भाई सबसे अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी पढ़ने का अकॉर्डिंग दोस्तों क्या है, जो कॉपन है आपको पढ़ना होगा। ठीक है ना, जो कॉपन वे उन्होंने क्या किया है, आपकी जो पूरी दुनिया है उसको किस में बांटा है, उन्होंने अलग अलग क्लाइमेट में, क्लाइमेट जोन में उनको क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ठीक है ना, तो इंडिया को भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर आप आंसर खुद ही कर पाएंगे। ये देख पा रहे होंगे आप कॉपन ने किस तरह दिया है, तो उन्होंने क्या देखा, जैसे ये वाला रीजन है, यहाँ से ये वाला रीजन है, इसको क्या दे दिया इन्होंने, ई नाम दे दिया, यहाँ से यहाँ तक का ई। ठीक है, ये वाला रीजन हो गया ईटी,
CWG देख पा रहे होंगे, ये बीच का है, यहाँ पे दे रखा उन्होंने BSD वाला, ठीक है ना। इस वाले पूरे पोर्शन को AW, BSHW, देखो यहाँ पे BSHW, ये वाला BSHW है, तो ये भी BSHW है, ठीक है ना। AMW ये वाला पोर्शन है, ये AS है, ये DFC है, ठीक है, ये AW है। तो इस तरह के उन्होंने क्या किया है, इंडिया को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो सिंपली उसने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि भाई राजस्थान, वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ राजस्थान को किस नाम से दिया है, तो आपने देख लिया है BWHW, ठीक है ना, BSW इसमें हाँ अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये देखो, ये है BSHW और ये है BSW, जो राजस्थान का ये वाला थार वाला रीजन है, ठीक है ना। इसको उन्होंने हाईली उसमें वो करा था। क्या पूछा, वेस्टर्न फ्रिंज। अब देखो इसने वेस्टर्न फ्रिंज के बारे में पूछा, तो वेस्टर्न फ्रिंज ये है, तो उसको BWHW में दिया हुआ है, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड यहाँ पे नाम भी दिया है कि ए क्या है, ट्रॉपिकल ह्यूमिडिड क्लाइमेट को बोलते हैं। फिर इसमें AF है, तो AF मतलब क्या गया, यहाँ पे हमें AF दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, AM दिया हुआ है, ठीक है, AW दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से उन्होंने दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मानसून शॉर्ट ड्राई सीजन, विंटर ड्राई सीजन, ठीक है। यहाँ पे बी, जहाँ पे उन्होंने बी दिया इसका मतलब है ड्राई ड्राई क्लाइमेट है वहाँ पे, ठीक है। अब जैसे उन्होंने BS दिया हुआ BSH, तो लो लैटिट्यूड सेमी ड्राई, मतलब थोड़ा ड्राई है। BWH दिया हुआ है, फिर W लो एटीट्यूड एट एराइड ड्राई दिया हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, आप लोग ये पढ़ सकते हो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, स्पेशली इंडिया का तो रख ही लीजिए आप ध्यान में, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेयर आर द ब्रह्मुडा ट्राइंगल लोकेटेड, भाई ब्रह्मुडा जो ट्राइंगल है वो आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशंस में आता है, इस बात को ध्यान में रखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है। ये आपका ऊपर क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका यहाँ पे से धीरे धीरे करके साउथ अफ्रीका आएगा, और यहाँ पे ये सरगैसो सी, इस बात का ध्यान में रखना, ये क्या है, बिना बाउंड्री के, बिना किसी लैंड के क्या है, एक सी है, ठीक है, सी में सी है, क्योंकि यहाँ पे घास उगती है ना, बहुत सारी घास होती है, तो घास ने ही इसका क्या कर दिया है, एक बाउंड्री बना दी है, तो इसे बोलते हैं सरगैसो सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखना। और जो बरमूडा है, ये आपका बरमूडा, ठीक है ना, तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आता है। यहाँ से अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, तो बरमूडा किस में आता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आता है, नॉर्दर्न अमेरिका के बगल में है, ठीक है ना। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैज द हाईएस्ट परसेंटेज, अब देखो परसेंटेज बोल रहा है, हाईएस्ट नहीं बोल रहा कि किसका फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, बस परसेंटेज में बोल रहा है। तो अगर आप इंडियन स्टेट के बारे में बात करेंगे तो स्टेट में है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम में सबसे, फिर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, जिसका क्या है परसेंटेज सबसे ज्यादा है। लेकिन इसने ऑल इंडिया में पूछा, स्टेट स्लैश यूटी, तो भाई यूटी जो है, यूटी में सबसे ज्यादा जो है वो लक्षद्वीप है, फिर मिजोरम है, ठीक है ना, मिजोरम। तो लक्षद्वीप में क्या है, सबसे ज्यादा आपका लगभग 88% के आसपास क्या है, यहाँ पे क्या है आपके जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो है, परसेंटेज में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, परसेंटेज में मैंने बोला, परसेंटेज में, तो परसेंट प्रतिशत में बता रहे हैं हम, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है, कि लैंड एरिया से क्या हो जाएगा, लैंड एरिया के हिसाब से वहाँ पे कितना फॉरेस्ट है। तो अगर हम स्टेट के बारे में बात करें तो मिजोरम शुड बी द करेक्ट आंसर, लेकिन अगर यूटी की बात करें तो लद्दाख फिर मिजोरम आता है। तो 88% का, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, क्योंकि यहाँ पे यूटी उन्होंने कंसीडर किया है। तो होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड जो अभी फॉरेस्ट कवर की रिपोर्ट आई थी 2022 में, आपको पता होगा कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है वो हर 2 साल में आनी चाहिए। तो 2019 के बाद 2021 में आनी चाहिए, लेकिन 2021 में ड्यू टू कोरोना ये आ नहीं पाई थी, इसलिए 2022 में रिलीज की थी, या 2022 के जो आपका है, ठीक है ना। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी एरिया में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कवर, फॉरेस्ट कवर एरिया जो है वो कितना है, 21.7% है, ठीक है, जोग्राफिकल ऑफ द, टोटल जोग्राफिकल ऑफ द कंट्री, ये आपको बाद में ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर टोटल फॉरेस्ट पूछा है, देखो फॉरेस्ट कवर, टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है 21.71, लेकिन अगर ट्री कवर भी पूछ दिया और फॉरेस्ट कवर ही पूछ दिया तो 24.62% है। और इसमें हमारा क्या गोल क्या रखा गया है कि हर स्टेट की जो फॉरेस्ट कवर है वो 33% तक हमें क्या करना है, अचीव करना है, 33% तक, 1/3, ठीक है। ये रिपोर्ट जो होती है बाइनियल होती है, मतलब 2-2 साल में, जो मैंने आपको बोला, ये 17वीं बाइनियल थी जो 2022 में रिलीज की। कौन रिलीज करता है, इंडियन फॉरेस्ट बाय द फॉरेस्ट सर्वेयर ऑफ इंडिया, ठीक है। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया था वो रिलीज करता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, MOEFCC के ये अंडर आता है, इस बात का ध्यान रखना है।
फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर 24.62% है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर जो अभी जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो कितना है 21.71% के इक्विवेलेंट है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ट्री कवर कितना है तो 2.9% के इक्विवेलेंट है। डायरेक्टली हिट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, ये सीडीएस 2022 आपका दूसरा होने वाला है, उसमें ही है। अब यहाँ पे है 2019 के अकॉर्डिंग कितने परसेंट क्या क्या इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है तो देखो 0.28% ऑफ द फॉरेस्ट का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है ना। एंड टी टू पुट टुगेदर मतलब इन दोनों के दोनों में जितने ना 0.28% का दोनों को दोनों उसमें हुआ है। लेकिन सिर्फ फॉरेस्ट कवर में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है तो 0.22% और टी कवर में कितना हुआ है 0.76% हुआ है। ऐसे कौन से टॉप स्टेट थे जिनमें क्या हुआ इंक्रीज हुआ है। भाई ये याद रख लेना, ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, ये नहीं बोल रहा हूँ, इसमें बोल रहा हूँ कि ऐसे टॉप 5 स्टेट के कौन थे जिसमें क्या हुआ इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज। ठीक है ना, वैसे तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो मध्य प्रदेश में, परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये बोला जिसमें इंक्रीज हुआ है तो कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। ये डायरेक्ट हिट क्वेश्चन हो सकते हैं आने वाले सीडीएस में। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये फॉरेस्ट कवर ये आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, और ये भी आप देख लीजिएगा। नॉर्दर्न ईस्टर्न में ये आप देखना मैंग्रोव वन का कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है तो 0.34 इंक्रीज हुआ है। सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वन का है वो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, डब्ल्यू में, वेस्ट बंगाल में। इस बात का आप ध्यान रख लेना। ठीक है, ये थोड़ी सी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में आप देख लेना कि हमने क्या है 33% को अचीव करना है। कब आया था 1988 में। इसको क्या था कि जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है 33 तक हमें ले जाना है। जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इंडिया में है वो कहाँ पे है देखो, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, महाराष्ट्र है। ये परसेंटेज में नहीं है, डायरेक्टली बस फॉरेस्ट कवर है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है तो यहाँ है। परसेंटेज है बोलेंगे तो मिजोरम है स्टेट में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 1540% फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है इन द नेशनल लेवल, जो अभी के हिसाब से बोल रहे हैं हम। और बाकी आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35। इन द पीरियड ऑफ द स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर इन द डिकेड। स्टडी पॉपुलेशन कब हुई थी भाई 1921 को आप याद रख लेना। ये मात्र एक ऐसा ईयर है जिसमें क्या हुआ था, हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें क्या हुआ था, ड्रॉपेज हुआ था। ठीक है ना, नेगेटिव में गई थी, मतलब ड्रॉप हुई थी, नेगेटिव। ओनली एक 1921 एक ऐसा हुआ है हमारा जिसमें क्या हुई थी, पॉपुलेशन हमेशा गिरी थी, नेगेटिव में हुई थी। ठीक है, इस समय हमारी पॉपुलेशन बढ़ने की जगह क्या हो गई थी, कम हो gई थी, बिकॉज ऑफ द फेमिन्स एंड ऑल थिंग्स दैट। ओके, तो 1921 है। तो इसमें यही है कि स्टडी, जब स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ कौन सा दिखाएगा, यही तो दिखाएगा जब 1921 में गिरी थी, बड़ी गिरी, फिर बड़ी बड़ी होगी। तो स्टडी जो रेफरल दिखाएगा वो 1921 टू 1951 दिखाएगा। ठीक है ना, होप्स आपको बात समझ आ गई। 36 के चलिए, मणिकर्णा कहाँ है भाई, ये मणिकर्णा जो है आपका, ये कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में किस चीज़ के लिए, तो ये आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा, जियो थर्मल एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ओके, who among the following first mooted the idea of the deficit financing? deficit financing होती क्या है, डेफिसिट आपने भी सुना भी होगा, अगर आप लोग कहीं ना कहीं सुना होगा डेफिसिट। ठीक है, तो डेफिसिट होती क्या है कि भाई जब खर्चे बोलते हैं ना, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, तो आमने क्या की, आमदनी जो आपकी, जो आप सिर्फ कमा क्या रहे हो, ठीक है, मतलब 50 पैसे कमा रहे हो और 50 पैसे कमा रहे हो, और खर्च 1 रुपीज कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये आपका आ गया ना, जो 50 पैसे का डेप्ट बन रहा है वो क्या होती है, डेफिसिटिक फाइनेंसिंग। ठीक है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपके जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो ज्यादा हो जाए आपकी रेवेन्यू से, तो उसको कहलाते हैं डेफिसिटिक फाइनेंसिंग। और ये सबसे पहले किसने की थी, जॉन मैट केनिन्स ने की थी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना। ओके, एडम स्मिथ कौन है, फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which of the following is are the functions of the environment? भाई इनके environment के कौन कौन से functions हो सकते हैं। पहली चीज सप्लाइंग रिसोर्सेज, बिल्कुल सही है कि हाँ, आप क्या करते हो, सप्लाई रिसोर्सेज करते हो। ठीक है, दूसरी है सस्टेनिंग लाइफ, इन्वायरमेंट बिल्कुल चाहिए, जीवन बनाए रखने के लिए हमारा इन्वायरमेंट जरूर होना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडिंग एस्थेटिक सर्विसेज,
सौंदर्य प्रयोग सेवाएं देना, भाई ये आपके इन्वायरमेंट का काम नहीं है, ठीक है ना, सौंदर्य सेवाएं देना, ठीक है, बस केवल इन्वायरमेंट का काम पहला दूसरा जो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन होने चाहिए पहला दूसरा। तीसरी चीज हो गई, अब ध्यान देखो, ऐसे ये काम नहीं है। अब देखते हैं 1 और 2, देखो 1 और 2 यहाँ पे है ही नहीं है, तो उसका मतलब क्या होगा, 1 ओनली हो नहीं सकता, ठीक है। 2 और 3 क्योंकि हम दूसरा सही बोल रहे हैं, तीसरा का हमें पता नहीं है, पहला तो हमने सही बोला, तो ये हो नहीं सकता है। 1 और 3 हो नहीं सकता, इसका मतलब जो है प्रोवाइडिंग द एस्थेटिक सर्विस, मतलब सौंदर्य प्रयोग सेवाएं देना, ठीक है। ये थोड़ा माइट भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसका मतलब, सौंदर्य परख, प्रोवाइडिंग एस्थेटिक सर्विस, तो ये 1 2 3 दो तो बिल्कुल सही है, तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो इसका तीसरा भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोवर्टी एज अ मेजरेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भाई पॉवर्टी को सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी को सबसे पहले जिसने मेजर करने का वो बताया था इंडियन उसमें, तो कौन थे आपके दादा भाई नेहरूजी का था, ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है। क्या करते हैं, नहीं बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन, तो उनको कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले आपकी बताई थी क्या क्या था, एक तो इंडियंस की इनकम बताई थी, इन्होंने इनकम के बारे में बताया था, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, इन्होंने क्या किया था, एक गफ्तार रफ्तार नाम का एक न्यूज़पेपर चलाया था, गफ्तार रफ्तार नाम से, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज इनकी ध्यान में रखना है कि इनकी क्या थी, एक आपकी असिस्टेंट थी जिनका नाम था मैडम भिकाई जी कामा, मैडम भिकाई जी कामा, ठीक है, कामा। तो इन्होंने क्या किया था, मैडम भिकाई जी कामा ने बर्लिन में जर्मनी बर्लिन में इन्होंने क्या किया था, झंडा फहराया था, ठीक है, झंडा फहराया था, तिरंगा फहराया था। तो इसको आपको बाद में ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। तो ग्रैंड ओल्ड मैन तो किसने की थी, इंडिया की जो इनकम वगैरह थी वो मेजर कौन किसने की थी, आपके दादा भाई नेहरू जी ने की थी। इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी चलाया था गफ्तार रफ्तार नाम से, ठीक है, बहुत फेमस है, कहीं डायरेक्टली पूछा जाता है गफ्तार रफ्तार। और दूसरा इनकी जो असिस्टेंट थी मैडम भिखाई जी कामा, उन्होंने बर्लिन में क्या किया था, झंडा फहराया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोटेड इनपुट इन द टर्म्स ऑफ टूल्स, ठीक है, कौन सी टर्म्स हम क्या करेंगे, कौन सी टर्म डिनोट होगी, ठीक है ना, ठीक है। इनपुट द टर्म्स ऑफ द टूल्स, टूल्स की टर्म, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड रिक्वायर्ड एट एनी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के लिए, भाई किसी भी उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, टूल्स, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बतानी है, टर्म्स डिनोटेड द इनपुट्स, जो इनपुट्स क्या आएंगे इन टर्म्स ऑफ द टूल्स की टर्म्स में, मशीन की टर्म्स में, बिल्डिंग के टर्म्स में, रॉ मटेरियल की टर्म्स में और मनी के टर्म्स में, इन हैंड रिक्वायर्ड एट एनी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। उसके लिए हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। भाई फिक्स्ड कैपिटल जो भी आपकी मशीन्स वगैरह होती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, आपकी फिक्स्ड कैपिटल कहलाती हैं, फिक्स्ड की वो फिक्स हो जाती है ना। जैसे मशीन है, मशीन को आपने लगा दिया वहाँ पे, कोई बिल्डिंग हो गई, ये सब चीज़ें, टेबल चेयर वगैरह जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सब कहलाती हैं, फिक्स्ड कैपिटल कहलाती हैं। होप सो आपको मेरी बात समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 40 से आगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई, कोई भी सजेशन कोई भी आपकी क्वेरी होगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गाइस थैंक यू सो मच।